अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, घर बेचना एक मुश्किल फैसला होता है। असल में ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी फीलिंग्स अपने घर से जुड़ी होती हैं, या फिर कुछ लोग उनकी मन मुताबिक रकम ना मिलने पर घर नहीं बेचते। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जिद्दी मालिकों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अलग अलग वजूहात की वजह से अपना घर डेवलपर्स को बेचने से इनकार कर दिया। नंबर 1, ऑस्टिन स्प्रिग्स। जिस वक्त रियल एस्टेट अपनी ऊंचाइयों पर था, उस वक्त डाउनटाउन वाशिंगटन में ऑस्टिन स्प्रिग्स के पास डाउनटाउन का मालिकाना हक था, जहां डेवलपर्स कॉन्डोज और ऑफिस के लिए डेवलपमेंट शुरू कर रहे थे। डेवलपर्स ने इसके लिए ऑस्टिन के ऑफिस का चक्कर लगाना शुरू कर दिया और इमारत के लिए स्प्रिग्स को लाखों की पेशकश की, जिसने यहाँ 1980 के बाद से अपने छोटे से आर्किटेक्चर फर्म को रखा था। इस पेशकश के लिए स्प्रिग्स ने इन्हें हर बार मना किया और ज्यादा पैसे मांगे, और जब सभी ऑफर्स खत्म हो गए तो इन्होंने इस जगह को पिग्स एरिया में बदलने की कसम खाई। 4 साल बाद ब्लॉक लॉन्ग क्रिएटर्स, जो स्प्रिग की इमारत के चारों तरफ थे, इस पर कांच, स्टील और ईंट के टावर का कब्जा हो गया था। जब इनको बैंक ने फोरक्लोजर की धमकी दी तो स्प्रिग्स ने अपनी प्रॉपर्टी को बेचने का फैसला किया। स्प्रिग्स ने इसे $1.5 मिलियन में बेचने की कोशिश की, और ये रकम उस वक्त एक डेवलपर की तरफ से पेश की गई रकम की सिर्फ आधी थी, और आखिर में साल 2011 में स्प्रिग्स ने इसे $75,000 में बेच दिया। नंबर 2, यांग। पहली नजर में दिखने से ये घर ऐसा लगता है जैसे एक बड़े एक्सप्लोजन के बीच में बना हो और एक्सप्लोजन के बाद भी बरकरार हो, लेकिन 3 मंजिला इमारत जो एशिया के हाई टेक इंडस्ट्रियल पार्क की कंस्ट्रक्शन साइट के बीच में है, ये चीन के तेज से हो रहे शहर की तरक्की का शिकार हो गई है। इस घर के पास जो ढेर सारी गंदगी छोड़ी गई है वो ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन की वजह से है, और ये घर इस इंसान का है जिसका सरनेम यांग है, जिसने हुकूमत के साथ 2 साल की लड़ाई के दौरान यहाँ से जाने से इनकार कर दिया। साल 2012 में यांग अथॉरिटीज के साथ रेलोकेशन कंपनसेशन अमाउंट पे सहमत नहीं हुए, और डेवलपर्स ने बाद में इनके घर का पानी और बिजली दोनों काट दिए, जिसके बाद मिस्टर यांग और उनकी फैमिली कुछ वक्त के लिए किराए के घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन बाद में जब इनकी बहू ने एक बच्चे को पैदा किया तो इसकी वजह से और कुछ माशी मिसाइल के चलते ये लोग वापिस आ गए, क्योंकि इनके घर की बिजली और पानी काट दिए गए थे। इसके लिए इन्हें 1 किलोमीटर से ज्यादा सफर तय करके एक नदी से पानी लाना पड़ता था, और रोशनी के लिए ये लोग मोमबत्तियों और लैंप का इस्तेमाल करते थे। नंबर 3, चाइनीज मोटरवे इज कट इन हाफ। चीन में एक मोटरवे को उस वक्त 2 हिस्सों में बांट दिया गया जब एक मकान मालिक ने डेवलपर्स को अपना घर बेचने से इनकार कर दिया था। मकान मालिक, जो अब तक गुमनाम है, वो लोटो में रहता है। ड्राइवर अब इस मोटरवे का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें अपनी गाड़ियों को नेल हाउस के चारों तरफ से ड्राइव करना पड़ता है। नंबर 4, मैसीफील्ड मॉल बिल्ट अराउंड होम। सिएटल के नेबरहुड में एक बड़ा शॉपिंग मॉल है जिसमें बिल्डिंग के बीचों बीच एक अजीब सा छेद है। इस गैप के अंदर एक अमेजिंग स्टोरी के साथ एक छोटा सा घर है जहां काफी ज्यादा बदलाव हो रहा था। पुराने घरों को बुटीक शॉप में बदला जा रहा था, और जब डेवलपर्स ने इनके छोटे से 2 मंजिला घर को तोड़ने और यहाँ एक शॉपिंग मॉल बनाने का प्लान रखा तो इन्होंने इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, डेवलपर्स ने इन्हें $1 मिलियन का लालच भी दिया, लेकिन ये नहीं माने, और इसके बाद डेवलपर्स को इस घर के चारों तरफ कंस्ट्रक्शन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जिसके बाद इसने ठेकेदार के चीफ बैरी मार्टिन के साथ दोस्ती की, और बैरी ने भी एडिथ की काफी मदद की। एडिथ के साथ बैरी की बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, और जब 87 साल की उम्र में एडिथ का इंतकाल हो गया तो उसने बैरी को अपना घर दे दिया। नंबर 5, न्यूई चैंगेन एंड ज़ेंग जोंगयुन। साल 2012 में न्यूई चैंगेन एंड ज़ेंग जोंगयुन ने एक लोकल प्रॉपर्टी डेवलपर के रास्ते में आने की हिम्मत की, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 60 साल की उम्र में कपल जमीन के अपने छोटे सी टुकड़े में फंसे रह गए, जबकि इनके चारों तरफ जमीनें खोद दी गई और इमारतों को खड़ा कर दिया गया। परेशान कपल्स को लगातार गैंगस्टर धमकी देने लगे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपना ये घर नहीं सेल किया। नंबर 6, नेल हाउस विद द 360 डिग्री रोड। सिटी प्लानर्स ने एक एडवाइस काफी हद तक मोटरवे बिल्डर से ली है कि अगर आप शहर के अंदर डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं तो इसके चारों तरफ डेवलपमेंट करें, और इसी प्लान के तहत बिल्डोजर के लिए रास्ता ना देने पर बिल्डर्स ने 3 चीनी फैमिली के घरों के आसपास 4 लेन वाले फ्लाईओवर का डेवलपमेंट कर दिया। डेमोलेशन टीम और ग्वांशो ने शहर के सड़क नेटवर्क को पर्ल नदी के नीचे हाल ही में खोदी गई सुरंग से जोड़ने के लिए घरों को डेमोलिश करने की प्लानिंग की, लेकिन मालिकों ने जब इसे बेचने से इनकार कर दिया तो इन्हें कंस्ट्रक्शन एडजस्ट करना पड़ा। कुछ इंटरनेट यूजर ने तो इसका मजाक बना डाला और कहा कि अथॉरिटीज ने लोगों को 360 रोड व्यू के साथ होल्ड आउट घर दिए हैं। नंबर 7, $1 मिलियन कॉर्नर। सदियों से एक बड़ा नकली शॉपिंग बैग में लिपटे हुए एक हार्डी के पीछे छुपा हुआ था। कई खरीदारों ने इसे कभी नोटिस नहीं किया,
लेकिन पुरानी फोटोज रिवील करते हैं कि एक 5 स्टार बिल्डिंग दुनिया के आइकॉनिक डिपार्टमेंट स्टोर के सामने डटी हुई है। हालांकि मेसी ने इस पर एड स्पेस दिया है कि 5 स्टोरी बिल्डिंग्स को स्टोर ने कभी नहीं खरीदा और न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट हिस्ट्री में सबसे फेमस होल्डर में से ये एक है। ये सब 1900 के आसपास शुरू हुआ था, जब मेसी वेस्ट 14 स्ट्रीट पर लोकेटेड था। इसके बाद ये एक बड़े शॉपिंग मॉल के लिए हिलाल स्क्वायर में जमीन देखने लगे। मेसी ने एक वर्बल एग्रीमेंट किया था जिसके मुताबिक इन्हें 34 ब्रॉडवे के कॉर्नर पे एक प्लॉट खरीदना था, लेकिन एक एजेंट ने इसके खिलाफ एक साजिश रची और कहा कि इस 5 मरला इमारत को रॉबर्ट टिक स्मिथ ने $3,75,000 में खरीदा है। उस वक्त ये अमाउंट काफी बड़ा था और इस तरह मेसी दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनने से रह गया। और ये काफी हद तक माना जाता है कि 14 स्ट्रीट पर स्मिथ, जो कि मेसी स्टोर का पड़ोसी था, उसने ये सब सीगल कूपर के कहने पर किया था, जिसने 1896 में 6th एवेन्यू पे दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाया था। नंबर 8, चाइनीज हाईवे बिल्ड अराउंड अ फार्म। 2014 में बने एक हाईवे पर ड्राइवरों ने खुद को ऐसी रोड पर पाया जिसका रास्ता एक पूरा फार्म ब्लॉक कर रहा था। असल में फार्म के आसपास के लोगों को यहाँ से जाने के लिए अच्छी खासी रकम दी गई थी, जिससे चाइना रोड डोनचिन पर कंस्ट्रक्शन शुरू किया जा सके। लेकिन एक किसान जिसका नाम यी था और उसकी बीवी शिन ने महसूस किया कि इनको यहाँ से जाने के लिए जितने पैसे मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले और वो यहाँ से नहीं गए। लोकल काउंसिल तमीर के लिए दी गई डेडलाइन मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने इस सड़क के किनारे पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। और जब मिस्टर टेंस बार्न एंड यार्ड होम, जिसमें बकरियां और कुछ मुर्गियां हैं, ये इस चाइना के शेंगडोंग इलाके में किसी भी कार के लिए रास्ता ब्लॉक करता है। हालांकि छोटी गाड़ियां साइड में बने पतले से ट्रैक से जाकर किसी तरह अपना रास्ता बना लेती हैं, जबकि ट्रक को यहाँ से वापस मुड़ना पड़ता था और बड़ा चक्कर लगाना पड़ता था। ऐसे में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पर जमकर भड़कते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ होने वाली परेशानी को नोटिफाई नहीं करवाया है और ये जीपीएस में भी शो नहीं होता। नंबर 9, फॉर्म इन द मिडल ऑफ अ जापानीज एयरपोर्ट। जापान में नारिटा एयरपोर्ट पर किसानों ने अपनी उस जमीन को बांटने से इनकार कर दिया जो एयरपोर्ट के बीच में है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इनकी जमीन रनवे के बहुत करीब है और हर बार जब फ्लाइट टेक ऑफ या लैंड करती है तो ये लोग एक झटका महसूस करते हैं। एयरपोर्ट के खुलने के बाद से लगभग 90 प्लेन्स एक दिन में अपने जिला के ऊपर से उड़ान भरते हैं। इतना नहीं, अक्सर जब फ्लाइट टेक ऑफ या लैंड करने वाली होती हैं तो इनकी ऊंचाई 40 मीटर जितनी कम होती है और अक्सर इसका शोर 100 डेसिबल से ज्यादा हो जाता है, जो एक एलिवेटेड रेलवे पे सुनाई दिए जाने वाले शोर के बराबर होता है। ये सब तब शुरू हुआ जब नारिता में रहने वाले कुछ लोग इस बात से नाराज हो गए कि जापानीज गवर्नमेंट ने इनके घरों और खेतों से बाहर निकालने के लिए इनकी जमीन हड़पने की कोशिश की, जिसकी वजह से इन्होंने हुकूमत के खिलाफ एक मुश्किल कानूनी कार्रवाई लड़ी, जिससे इन्हें अपना घर वहीं रखने की इजाजत मिल गई। जिसके बाद हुकूमत ने एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए नीडेड जमीन ले ली, लेकिन सिर्फ एक रनवे के साथ, जबकि यहाँ के लिए 3 रनवे प्लान किए गए थे। आखिरी एहतजाज के बाद 2 महीने बाद 1978 में ये फैसिलिटी खोली गई, जब निकाब पोश गैंग ने एक फिनिश किए जा चुके कंट्रोल टावर पे कब्जा कर लिया और इसके इक्विपमेंट को तोड़ दिया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा टकराव था जो 29 सालों तक चला और इसमें 13 लोगों की जान चली गई। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।